जय हिंद साथियों। अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए, आज हम फिर प्रस्तुत हैं ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ। इससे पहले 15 हो चुके हैं। समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे। आप इन प्रैक्टिस सेट से बहुत कुछ गेन भी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। देखिए, WWF से आशय है। WWF साथियों क्या है बताइए, बहुत जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करें। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर फंड है ये। और ये क्या है? एक तरीके से इंटरनेशनल एनजीओ है। इंटरनेशनल एनजीओ है ये, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैर सरकारी संस्था है एक WWF, जिसको वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर फंड कहते हैं, या कह सकते हो विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में 21 अप्रैल को हुई थी। 100 से अधिक देश इसमें जुड़े हुए हैं और इसका काम है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। तो ये आशय पूछा गया है इसमें, तो इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है साथियों, यही इसका आशय है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिशेर परियोजना, गिरिशेर परियोजना अवस्थित है। गिरिशेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये जो आपकी गिरिशेर परियोजना है साथियों, ये गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? घटक दो प्रकार के हैं, जैविक, अजैविक, बायोटिक, अबायोटिक। तो अजैविक घटक नहीं है, तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? देखिए, एक तो ये फास्फोरस है, ये अजैविक घटक है। मृदा भी अजैविक घटक है, प्रोटीन भी अजैविक घटक है। लेकिन कवक जो है ये अजैविक घटक नहीं है, इसलिए कवक वाला आंसर जो है ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। किसके लिए? फॉर क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVC, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट एक्स अथवा अल्ट्रावायलेट ए। देखिए, इन सभी में जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो आपका है अल्ट्रावायलेट ए। अल्ट्रावायलेट ए क्या करता है? त्वचा को जला देता है, त्वचा कैंसर करता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की दिक्कत रहती है। भाई बी में भी हल्का फुल्का सनबर्न रहता है। ठीक, इस प्रकार से जो है ये UVA जो है ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सॉरी, खतरनाक तो सभी हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। भारत की जो संविधान सभा है, राष्ट्रीय गान को इसने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 में भारत की संविधान सभा में ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान बोले तो जन गण मन। कौन सा राष्ट्रीय गान? जन गण मन, जन गण मन। और जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जनगण को सबसे पहले जो है बंगाली भाषा में लिखा गया 1905 में। ठीक है साथियों, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में अथवा पेरिस में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मीन्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ICJ। ठीक है साथियों, ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है हेग में। कहाँ पर है? हेग में है। ठीक है साथियों, हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड। हेग आपका नीदरलैंड में है। और ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है
ये यूएन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, ठीक है। इसमें 15 जज एक साथ बैठकर जो है न्याय करते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना की अरस्तु, मेंडल, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बुक है इसकी रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने। साथियों बहुत ही फेमस बुक है और चार्ल्स डार्विन जो है बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने प्रजातियों की उत्पत्ति के विषय में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। ये एक नेचुरलिस्ट भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, बायोलॉजिस्ट भी हैं। जीवों के विकास पर प्रजातियों का उद्गम है या द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कह सकते हो आप, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी का मतलब हो गया लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये देखिए यह उच्च ऊष्मीय मान का है, सही बात है, इसमें ऊष्मा बहुत होती है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये भी ठीक है। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये भी ठीक है। लेकिन सत्य क्या नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन नहीं कह सकते इसके लिए क्योंकि ये आपका बनता है, किससे बनता है? प्रोपेन है, ब्यूटेन के हाइड्रोकार्बन से बनता है। एलपीजी को खोजने वाले कौन थे? वाल्टर थे, वाल्टर स्टेलिंग 1910 में 1910 में इसको मतलब जो है खोजा था या तैयार किया था सॉरी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस के संदर्भ में लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन आया था। ग्रीन पीस क्या है? देखिए ग्रीन पीस भी साथियों एक एनजीओ है। क्या है साथियों? ये एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, सिडनी, नागासाकी। देखिए इसका जो मुख्यालय है वो आपका है एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम कहाँ पर है ये बात आपको जान लेनी बहुत आवश्यक है। देखिए एम्स्टर्डम जो है आपका कहाँ पर है? ये भी नीदरलैंड में है, ये भी आपका नीदरलैंड में है साथियों। देखिए ग्रीन पीस का पर्पज़ क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? पृथ्वी की सभी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी साथियों अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फूलों की घाटी साथियों अवस्थित है आपकी उत्तराखंड में। जी हाँ, देखिए उत्तराखंड के जो क्षेत्र है आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है, कह सकते हो, चमोली है, पिथौरागढ़ है। यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को जो है फूलों की घाटी कहते हैं, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्रुव तारा कहाँ कहा जाता है? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है साथियों? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। दक्षिणी तारे को। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? दक्षिणी तारे को कहा जाता है। पश्चिमी तारे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। उत्तरी तारे को कहा जाता है। देखिए जहाँ ध्रुव तारे की बात आएगी तो ध्रुव तारा जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जस्ट ऊपर है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के जस्ट ऊपर स्थित है। ये किसी पोजीशन जो है नॉर्थ साइड को ही इंडिकेट करता है, ठीक है साथियों। तो दक्षिणी तारे को उत्तरी तारा कहा जाता है, ध्रुव तारे को ध्रुव तारा क्या है? उत्तरी तारे को कहा जाता है, जो नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर है, उसी सीध में है, ठीक है साथियों। नाउ सी इसमें तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तरी तारे को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही आसान है, सभी लोगों का पढ़ा हुआ होगा, यूएसएसआर, ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? किंडमन विधि कहलाती है,
किण्वन विधि के द्वारा क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है साथियों, जब ये किण्वन विधि के द्वारा दूध दही में कन्वर्ट होता है तो दूध के जो लैक्टोज होते हैं वो लैक्टिक अम्ल में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रिया के तहत। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध है। एगमार्क क्या है, वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का एक साइन है एगमार्क। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पूछा गया है जैविक घटक कौन सा है, पादप है, मृदा है, वायु है अथवा जल है। देखिए जल क्या है, ये अबायोटिक मतलब अजैविक घटक है, वायु भी अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, और तो जैविक कौन सा बचा, पादप, पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या है, ये सब जैविक घटक का पार्ट है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक मेढक और टिड्डे को खाता है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटन में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को, अथवा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है, ये रहा पेड़, और इसको किसने खाया, इसको टिड्डे ने खाया। किसने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, मेढक ने खाया। तो यहाँ पर क्या है, जो पेड़ है वो उत्पादक है, टिड्डा क्या हुआ, प्रथम उपभोक्ता हुआ टिड्डा, और मेढक क्या हुआ, ये द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। तो यहाँ पर मेढक ने टिड्डे को खाया तो ऊर्जा का स्थानांतरण किधर से किधर को होगा, बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी लोग। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, क्योंकि मेढक टिड्डे को खाएगा और टिड्डा पेड़ को खाएगा या वनस्पति को खाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। देखिए, पूरी पृथ्वी पर 71% भाग जो है समुद्र का है, और यही पारिस्थितिक तंत्र जो है पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र, ओशियंस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। ठीक बात है, क्यों होते हैं बताइए, पादप होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी क्या होते हैं, पादप होते हैं। पादप को कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं। तो ये जो आपके उत्पादक होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, वे क्या होते हैं, सनलाइट में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए ऑप्शन 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रियदर्शनी, ग्रीन ओलंपियाड, पर्यावरण दिवस समारोह। देखिए, बहुत सारे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक एग्ज़ाम कराया जाता है, ग्रीन ओलंपियाड, ग्रीन ओलंपियाड कराया जाता है, और इसका पर्पज भी यही है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। क्या इसका क्या मतलब वो उद्देश्य है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, ग्रीन ओलंपियाड का उद्देश्य है। ठीक है साथियों, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक सहायक है, उपभोक्ता भी सहायक है, अपघटक भी सहायक है। मतलब कह सकते हो ये तीनों की तीनों क्या है, ह्यूमस निर्माण में सहायक है। ये तीनों की तीनों ह्यूमस निर्माण में सहायक है साथियों। ठीक है, ये सभी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है।
मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। देखो, भूमि है जो कि मानव की चारों तरफ पाई जाती है, समुदाय है, परिवार है, लेकिन एक जो घटक है पर्यावरण, वो सॉरी धर्म, धर्म को कह सकते हो आप कि मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं कह सकते इसके लिए। धर्म जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, ठीक है। समुदाय, परिवार, भूमि एक घटक है मानव पर्यावरण के, लेकिन धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? बहुत जल्दी से अप्लाई करें। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है साथियों? सदैव सीधा होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल अथवा उपरोक्त सभी। देखिए, पर्यावरण के अंतर आते हैं, पर्यावरण जैसा कि इसका नाम है, और इसके अंदर पेड़ पौधे जीव जंतु तो आएंगे ही आएंगे। रिश्ते नाते और सांस्कृतिक ये मानव पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएंगे। मकान है, सड़कें हैं, पूजा स्थल है, ये मतलब कह सकते हो एक सब के सब क्या है, पर्यावरण का पार्ट है, पर्यावरण का हिस्सा है। इसलिए उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का मात्र कितना भाग स्थानांतरित होता है? 10%। पहले पोषण स्तर मतलब पहला प्रथम उपभोक्ता है, अगर उसके लिए 100% एनर्जी मिली है तो द्वितीयक उपभोक्ता पर केवल 10% रह जाएगी, मतलब 10% ही पहुंचेगी, बाकी सब बेस्ट हो जाती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। दोबारा देखते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। देखो, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, बहुत जल्दी से बताएं, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच क्या है साथियों? अंतःक्रिया का उदाहरण है। देखो, वनों का कटाई उदाहरण है, शिकार करना उदाहरण है, क्योंकि प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक के बीच में अंतःक्रिया हो रही है यहाँ पर। निर्माण कार्य, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे नहर निर्माण हो, चाहे अन्य निर्माण कार्य हो, उनमें प्रकृति के साथ में सामंजस्य जो है बिठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, उपरोक्त सभी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सबसे प्रथम ऊर्जा जो है, जो पारितंत्र में आती है, कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? पर्यावरण का घटक नहीं है, कौन नहीं है? देखिए, जल की बात आएगी, जल है, मानव है, वायुमंडल है, पृथ्वी चारों तरफ ये हमको पूरी तरीके से प्रभावित करता है, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, सौर मंडल। सौर मंडल नहीं है, ठीक है। सौर मंडल जो है नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी दूर, ठीक। हालांकि सौरमंडल का पार्ट है पृथ्वी, लेकिन सौरमंडल जो है पर्यावरण का घटक नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा है,
परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 29। देखो, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होगी? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है साथियों, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या था? देखिए, जब मानव ने बंदर से जब और थोड़ा विकास हुआ तो मानव ने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में हाथ खुले हो गए, हाथ आज़ाद हो गए, और हाथों के लिए फ़ायदा ये हो गया कि हाथ जो है मस्तिष्क के आदेशानुसार जो है कार्य कर सकते थे। इस प्रकार से जो है मस्तिष्क के विकास में जो हाथों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार या आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। ये लाभ हुआ सबसे बड़ा। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का लाभ यही हुआ कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आंसर की आगे लगी हुई है। आज का प्रैक्टिस सेट आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आज के लिए साथियों इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।